नमस्कार दोस्तों, जागतिक क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे 15 जुलाई करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 जुलाई का करंट अफेयर्स। भारत का पहला सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक ने 14 जुलाई 2026 को भारत का पहला सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना की घोषणा की। प्रस्तावित संस्थान में शोधकर्ताओं और कंपनियों के लिए एक एआई हब डेवलप किया जाएगा। एआई विश्वविद्यालय एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस आदि की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वैसे देखा जाए तो कर्नाटक जो है भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है, जिसमें अगर स्टार्टअप्स की बात की जाए तो बेंगलुरु में 17,000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, ठीक, या कार्यरत हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत उत्तराखंड की पहली भौगोलिक संकेत उत्पाद गैलरी कहाँ स्थापित की जाएगी? अभी उत्तराखंड ने हल्द्वानी स्थित कहाँ हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी में राज्य की पहली जीआई उत्पाद गैलरी का उद्घाटन किया है। इस गैलरी में 30 से अधिक जीआई टैग उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें इस गैलरी में बेडू, रामनगर का लीची, रामगढ़ का आड़ू, तेजपत्ता, मनुष्यारी का सफ़ेद राजमा, कुमायूं का चिउरा तेल, अल्मोड़ा का लखोरी मिर्च, जो जीआई टैग जिन्हें प्रदान किया गया है उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तराखंड के 30 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में एक ही दिन 18 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया था। भौगोलिक संकेत क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भौगोलिक संकेत है एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से होता है। जिनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा तथा विशिष्ट विशेषताएं उसी क्षेत्र से जुड़ी होती है। यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उस क्षेत्र में ही उगता हो या पाया जाता हो, जिससे उसकी विशेषता उस क्षेत्र से जुड़ी होती है। भारत में जीआई का पंजीकरण और संरक्षण एक खास एक्ट के तहत किया जाता है। उसका नाम है वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999। इसी अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारत में जीआई का पंजीकरण किया जाता है। इसका संचालन भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, पेटेंट, डिज़ाइन एवं ट्रेडमार्क के महानियंत्रक के अधीन किया जाता है। तो क्या जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है वो हमेशा के लिए होता है? नहीं, यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, लेकिन बाद में इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ किस राज्य से संबंधित हैं? यह गुजरात से संबंधित हैं। उत्तर गुजरात में ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भौगोलिक संकेत प्रदान यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऊंझा उत्तर गुजरात का प्रमुख मसाला व्यापार केंद्र है। ऊंझा एक जगह है, वहाँ पर यह मसाला व्यापार केंद्र है ऊंझा, और वहीं के जीरा और सौंफ को
जीआई टैग प्रदान किया गया। गुजरात के कुछ अन्य उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, जैसे गिर केसर आम, गिर केसर आम, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। भालिया गेहूं को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, भालिया गेहूं। कच्छी खारेक, इन उत्पादों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में जिनको प्रदान किया गया है ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ। ये ऊंझा एक गुजरात में जगह है जहाँ पर ये सौंफ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और अभी हाल ही में राजस्थान के वस्तु है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त जोधपुरी मोजारी किस राज्य की पारंपरिक हस्त निर्मित जूती है? यह राजस्थान से जुड़ी, जोधपुरी है तो राजस्थान से जुड़ी हुई है। ठीक है, यह जो है लगभग 200 वर्ष पुरानी परंपरा है जोधपुरी मोजारी। इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कहाँ निर्मित होता है? जोधपुर में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से जोधपुर में एक जगह है, उसका नाम है जिनागर समुदाय के द्वारा किया जाता है। इस समुदाय ने जूते बनाने की कला को अपनाया था लगभग 200-250 वर्ष पूर्व इस कला को अपनाया। प्रारंभ में यह समुदाय सेनाओं के लिए सेनाओं के लिए क्या बनाती थी? जीन, जिसे कहा जाता है काठी, घोड़े पर रखा जाता है काठी, और तलवारों तथा कटारों के चमड़े के म्यान तैयार किया करता था। ठीक है, इस जोधपुरी मोजारी का जो निर्माण है वह ऊंट, बकरी, गाय और भैंस की चमड़ी का उपयोग किया जाता है, इससे ही इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निदर 2.0 का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? और निदर का मतलब हो गया राष्ट्रीय ड्रोन अनुप्रयोग एवं अनुसंधान नवाचार। ठीक है, इसका शुभारंभ मैतेई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। और यह जो शुरू किया गया एक पहल है इस मंत्रालय का, उसका नाम है स्वयं पहल के अंतर्गत निदर 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत के स्वदेशी वेगा प्रोसेसर आधारित ड्रोन विकसित किए जाएंगे। निदर का जो फुल फॉर्म था वो है नेशनल इनोवेशन चैलेंजेस फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। यह मैतेई का प्रमुख छात्र नवाचार कार्यक्रम है। ठीक है, निदर के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में ट्रैक वन में ड्रोन नवाचार पे फोकस किया जाएगा। इस ट्रैक में छात्र टीमों को ऐसे पूर्णतः स्वायत्त ड्रोन विकसित करने होंगे जो वास्तविक परिस्थितियों में विभिन्न जटिल कार्यों को पूरा कर सकें। ट्रैक 2 में ये भी एक नवाचार का घटक मिशन है। इस ट्रैक का उद्देश्य भारत के स्वदेशी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। प्रतिभागियों को स्वदेशी फ्लाइट कंट्रोलर, ऑटो पायलट सिस्टम, ड्रोन नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के गठन का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने सभी 7 जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का गठन किया जाएगा, निर्णय लिया। यह व्यवस्था लेह, कारगिल, नुब्रा, थांगचांग, शाम, जास्कर और द्रास जिलों में लागू होगी। स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें जिला स्तर की निर्वाचित संस्थाएं हैं। क्या है? जिला
स्तर की निर्वाचित संस्थाएं हैं जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम के तहत कार्य करती हैं। लेह में यह परिषद, जो स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है, लेह में 1995 तथा कारगिल में 2003 से यह कार्यरत हैं। अप्रैल 2026 से पहले लद्दाख में केवल लेह और कारगिल दो जिले थे, लेकिन बाद में नए जिलों का गठन किया गया, जिससे कुल 7 जिले हो गए हैं। इन परिषदों का मुख्य कार्य क्या है? इन परिषदों को क्या कार्य दिए गए हैं? तो देखा जाए तो इन परिषदों को भूमि स्वामित्व एवं आवंटन, जिला कैडर के पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति, कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त ये परिषदें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोर्ट, पर्यटन, स्थानीय अवसंरचना और सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी संचालन करेंगी। एक बात और ध्यान देना है कि लद्दाख का जो गठन है, यानी यह जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना का शुभारंभ कब किया? ठीक है, पहले देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ा करके 2029 तक कर दिया है। ठीक है, यह जो प्रारंभ हुआ थी, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2020, यानी 29 जून 2020 को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना का शुभारंभ किया और इसे बढ़ा करके 2029 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण, औपचारिकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है। इस योजना को 2020-21 से 2026 तक के लिए लागू की गई थी, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी भी तय की गई है, जहां पर 60 संबंधित 40 का अनुपात है। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य में 90 और 10 का अनुपात है, जहां 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार। इसी तरह अन्य राज्यों में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देगी। और ऐसे विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर 60-40 का रेशियो रहेगा। और जहाँ पर विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर विधानमंडल नहीं है, वहाँ पर 100% सहायता केंद्र सरकार की होगी। तो देखिए, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है और सामान्य राज्य, वहाँ पर केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 और 40 का होगा। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य में 90 और 10 का रेशियो होगा। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानमंडल नहीं है, वहाँ पर 100% केंद्र सरकार फंड करेगी। एक चीज़ और ध्यान लेते हैं, इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक आधारित सूक्ष्म उद्यमों को पात्र परियोजना की लागत पर 35% तक पूंजी का अनुदान दिया जाता है, यानी अधिकतम 10 लाख रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, एफपीओ को या सहकारी समितियां या स्वयं समूहों, अन्य पात्र संस्थाओं का साझा और अवसंरचना डेवलपमेंट के लिए 35% पूंजी अनुदान, यानी अधिकतम 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, आईएनएस सुदर्शनी किस प्रकार का पोत है? अभी आईएनएस सुदर्शनी जो है अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बोस्टन। अमेरिका में एक बंदरगाह है जिसका नाम है बोस्टन, वहाँ पर यह पहुंचा, जहां उसने सेल बोस्टन की भव्य नौकायन परेड में भाग लिया।
तो ये बोस्टन पहुंच के वहाँ नौकायान परेड में भाग लिया। आईएनएस सुदर्शनी भारतीय नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत है। वो क्या है? प्रशिक्षण पोत है। इसका उपयोग नौसैनिक कैडेटों को समुद्री कौशल, नौवहन तथा नौकायान प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है। बेसिकली आईएनएस सुदर्शनी जो है एक ट्रांस ओशनिक अभियान है 10 मास का। इसका नाम है लोकायन 2026, इसी का एक भाग है। यह अभियान 20 जनवरी, जो लोकायन अभियान है वह 20 जनवरी 2026 से कोच्चि से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह इसका भी 56वां संस्करण है जिसमें भारत ने सराहनीय प्रदर्शन किया, जहां पर 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन कोलंबिया में किया गया। ठीक है, जिसमें 87 देशों के लोगों ने भाग लिया। भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया, ताइवान के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसके किसके साथ? चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, इसमें भारतीय जो विजेता हैं वो कनिष्क जैन हैं, रिद्धेश अनंत बेंडले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया, स्वरित जोशी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी महिला समृद्धि योजना, जो उनकी एक विशेष योजना थी, उसका नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। यह योजना जो है रक्षाबंधन 2026 के आसपास शुरू होने की संभावना है। इसमें दिल्ली सरकार डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 2500 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। अखिल भारतीय जल सचिवों का सम्मेलन किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया? देखिए, जल सचिवों का जो सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ये भी जानने की ज़रूरत है। नई दिल्ली में जल सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया। और यह किसके तहत किया गया? किस मंत्रालय के? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को उठाया गया और उस पर चर्चा की गई और कैच द रेन 2026 अभियान को सफल बनाने की बात की गई। ठीक है, इसमें कोई विशेष वो नहीं है, बस कहाँ इसका आयोजन किया गया, कौन अध्यक्षता किया, यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ब्रिक्स के हर डिपार्टमेंट के अलग अलग शहरों में बैठक आयोजित किया जा रहा है। तो हैदराबाद में श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे रोजगार कार्य समूह की जो बैठक हुई थी, इसी सिलसिले में देखें तो त्रिवेंद्रम केरल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर संचालित होते हैं? अभी एयरशिप आधारित उच्च ऊंचाई छद्म उपग्रह, हाल ही में भारत ने दीर्घकालिक निगरानी अभियानों के लिए स्वदेशी समताप मंडली एयरशिप विकसित करने हेतु एयरशिप आधारित उच्च ऊंचाई छद्म उपग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, कहाँ पे? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में रहेगा। यह मुख्यतः ये एक हल्के एयरशिप या स्थिर पंख फिक्स्ड विंग वाले प्लेटफॉर्म होते हैं जो समताप मंडल में सामान्यतः 20 से 30 किलोमीटर
की ऊंचाई पर संचालित होते हैं। ये पृथ्वी के निम्न पृथ्वी कक्षा वाले उपग्रहों से नीचे तथा अधिकांश उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन्स से ऊपर कार्य करते हैं। इसमें रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के लिए उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रहों की खरीद की स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तमिल लेखक पुमानी को किस उपन्यास के लिए 2014 में साहित्य अकादमी प्रदान किया गया? हाल ही में देखें तो जो प्रसिद्ध तमिल लेखक पुमानी हैं, जिन्हें पुलुथुराई मणिक्कवासगम के नाम से भी जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। इन्होंने तमिल भाषा में कई कृतियों की रचना की और इनके उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण तमिल किसानों, मजदूरों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों का सजीव चित्रण मिलता है। उन्हें वर्ष 2014 में एक चर्चित उपन्यास था अग्न्यादि। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक खास बात है कि इनका एक उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास वेक्कई। इसी वेक्कई पे एक फिल्म का निर्माण हुआ था, उसका नाम था असुरन, जिसमें धनुष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो साहित्य अकादमी के बारे में जान लेते हैं। यह साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। यह 24 भारतीय मान्यता प्राप्त भाषाओं में लिखी गई उत्कृष्ट कृतियों को प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। अभी एक लद्दाख के बारे में न्यूज़ पढ़ा, जहाँ पे कुछ चीज़ें की गई, जहाँ पर परिषदों का गठन किया गया। वहीं यहाँ पर 17 नई तहसीलों का गठन किया गया। नई तहसीलों के गठन के बाद लद्दाख में कुल कितनी तहसीलें हो गई हैं? तो यहाँ पर अभी हाल ही में 17 नई तहसीलों का गठन किया गया। इस गठन से कुल मिला करके कितने हो गई? पहले थी 15 + 17, अब हो गई 32, यानी कुल 32 तहसील हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एक्चुअली देवीगढ़ उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा में है बेसिकली, तो उड़ीसा सरकार ने देवीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को देब्रीगढ़ गौर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है या औपचारिक प्रस्ताव भेजने की घोषणा की है। देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण वन संरक्षित क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 353 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र भारतीय गौर यानी कि भारतीय बाइसन और अन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है और यह अभयारण्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले में स्थित है और इसी के चारों तरफ एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसका नाम है हीराकुंड जलाशय, जो चारों तरफ फैला हुआ है। तो आज करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।